हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जो है डीबीएमएस कॉन्सेप्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। तो आज आप इस वीडियो में देखोगे कि हम डीबीएमएस को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि फाइल सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस क्या होते हैं, उनकी एडवांटेज क्या होती है, ये सब कॉन्सेप्ट आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीबीएमएस। ओके, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप जाके पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर आप पार्ट सेकंड देखिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीबीएमएस। तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आप लोग कभी मार्केट गए होंगे, आपने वहाँ पे देखा होगा कि आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा कि उनकी जो कंपनीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, उनको जो डेवलप करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन ये जिस बेसिस पे बनाते हैं तो वो चीज़ भी डिफरेंट होती है। जैसे कि हर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी डिफरेंट होती है, उनकी जो सर्विसेज हैं वो भी डिफरेंट होगी, उसमें जो यूज़र काम कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम में कितने यूज़र उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी उन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होता है। तो इस टॉपिक में आप देखोगे कि जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है उनको यहाँ पे 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। तो चलिए हम इन तीनों को वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आता है उसका नेम है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र्स, यूज़र के बेस पे क्लासीफाई किया हुआ है। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा मॉडल्स। तो वन बाय वन हम तीनों को एक्सप्लेन करते हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पेन और नोटबुक लेके साथ बैठ जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं बोलूँगा आप उस चीज़ को नोट कर सकते हो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र्स। तो आपको डीबीएमएस के अंदर 2 टाइप्स के यूज़र देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट आता है सिंगल यूज़र। जो सिंगल यूज़र होता है इसका मीनिंग क्या है कि एक ही सिस्टम को अगर एक टाइम पर एक यूज़र एक्सेस कर रहा है वो सिंगल यूज़र होता है, ठीक है। तो उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं सिंगल यूज़र सिस्टम। ओके, तो उसकी डिफाइन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि इट सपोर्ट्स अ यूज़र एट ए टाइम। ये एक टाइम पे सिर्फ एक यूज़र को सपोर्ट करता है एंड जनरली यूज्ड विद पर्सनल कंप्यूटर्स। मतलब मोस्टली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ। कैसे, अगर आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर है तो वो उस पर्सनल कंप्यूटर को सिर्फ एक यूज़र एक टाइम पे एक्सेस कर सकता है। तो वो किस टाइप का सिस्टम हुआ, वो हुआ सिंगल यूज़र। यानी कि जिस टाइम में एक ही सिस्टम को एक टाइम पर एक ही यूज़र एक्सेस कर रहा है तो उस टाइप की हम सिस्टम को बोलते हैं सिंगल यूज़र सिस्टम, ठीक है। ये होता है सिंगल यूज़र जो एक टाइम पर एक ही यूज़र एक्सेस करेगा। सेकंड बात करता हूँ मल्टी यूज़र सिस्टम। तो सिंगल जब एक टाइम पे एक कर सकता है, तो मल्टी यूज़र सिस्टम में क्या होता है कि एक ही सिस्टम को एक ही टाइम में एक साथ मल्टी यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे डिफाइन में लिखा हुआ है, इट सपोर्ट्स मैनी यूज़र्स कंकरेंटली। इसके अंदर क्या होंगे, एक साथ मैनी यूज़र को सपोर्ट किया जाता है एंड इट यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसका जो यूज़ किया जाएगा वो कंप्यूटर नेटवर्क में किया जाएगा एंड अलाउज मैनी यूज़र टू यूज़ इट सिमल्टेनियसली। तो एक साथ मल्टी यूज़र सिस्टम अलाउ करता है उनको कि वो मैनी यूज़र एक साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी जो वीडियो देख रहे हो वो मेरी एक ही सिस्टम में अवेलेबल है, लेकिन उस वीडियो को एक साथ मैनी यूज़र देख रहे हैं, तो मेरा जो सिस्टम अब होगा वो मेरा मल्टी यूज़र सिस्टम होगा, ठीक है। तो जो मल्टी यूज़र सिस्टम है वो कैसे बनाया जाता है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स उसकी स्ट्रक्चर, यानी कि जो डीबीएमएस बनाओगे उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगी, वो किस तरीके से अपने डेटा को यूज़र को प्रोवाइड करवाएगा। तो फर्स्ट आता है क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस। क्लाइंट सर्वर ये वर्ड थोड़ा कॉमन सा हो गया है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। क्लाइंट बोलते हैं यूज़र को और सर्वर बोलते हैं जो हमारा जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। जैसे आप गूगल पे वेबसाइट को सर्च करते हो, किसी वेब पेज को सर्च करते हो, आप जो भी नेम लिखते हो आपको उसका रिजल्ट आपको उस पेज पे दिखाई देता है। आपको पास जो डेटा दिखाई दे रहा है वो एक सर्वर पे डेटा स्टोर था, इसलिए आपको वो डेटा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यूज़र उस सर्वर से डेटा को एक्सेस कर रहा है उस यूज़र को हम बोलते हैं क्लाइंट। ओके, अगर आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, आप जो रिक्वेस्ट लिख रहे हो, आप
जो रिक्वेस्ट जो भेजता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, लेकिन जो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके जो रिस्पॉन्ड करेगा वो होता है सर्वर। तो इस टाइप के जो आर्किटेक्चर होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस की। इसमें क्या होता है, अ सेंट्रलाइज्ड और क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस कैन सपोर्ट मोर देन वन यूज़र। तो देखो, इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रलाइज्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर में होता है और एक ही सिस्टम को यहाँ पे मल्टी यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। तो अ सेंट्रलाइज्ड और क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस जो होता है वो क्या करता है, तो एक साथ एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यूज़र तो मल्टीपल होंगे, बट डीबीएमएस एंड डेटाबेस इटसेल्फ रिमेन्स ऑन अ सिंगल कंप्यूटर साइट। लेकिन जो उसका डीबीएमएस होगा या इसका जो डेटाबेस होगा वो सिर्फ सिंगल कंप्यूटर साइट पर ही रहेगा। ठीक है, जो सिंगल कंप्यूटर होगा उसको हम बोलते हैं सर्वर मशीन। ओके, जो हमारा डीबीएमएस है, जो डेटाबेस है, वो सिर्फ सिंगल सिस्टम में ही स्टोर है, तो उस सिंगल सिस्टम को हम बोलते हैं सर्वर। अब जो सिस्टम में से डेटा एक्सेस कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्लाइंट। ठीक है, एंड रन्स ऑन इट, और इस पर चलाए जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक सर्वर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर्वर क्या है, एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे आपने मल्टी यूज़र सिस्टम में पढ़ा था, देखिए ये सब कुछ आपस में रिलेटेड है। मल्टी यूज़र में आपने देखा था कि जो मल्टी यूज़र सिस्टम होगा उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क पे ही यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है, एक तरह का इंटरनेट ही तो है, ताकि वो आपस में डेटा शेयर करता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, वो सर्वर जो कनेक्ट होगा वो होगा इंटरनेट से, और इंटरनेट से हमारे जो कंप्यूटर्स है वो कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल मैंने गूगल का दिया है, तो गूगल में क्या है, आप जो कोई डेटा अपलोड करता है गूगल के अंदर वो एक सर्वर में स्टोर होता है, लेकिन जो उसको एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस करने वाला तो एक तो होगा नहीं, वहाँ पे बहुत सारे यूज़र होंगे, लेकिन मैनी यूज़र जब उसी चीज़ को एक्सेस करेंगे तो बस वो एक ही सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि इसका डेटा सिर्फ एक ही जगह पर स्टोर होता है, इसकी वहाँ पे कॉपीज़ नहीं बनती है। जहाँ पे वो डेटा चला गया वो डेटा बस वहीं पे स्टोर होगा, अब वहीं से आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, और एक्सेस सिर्फ एक ही यूज़र नहीं कर सकता, मल्टीपल यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो डीबीएमएस होगा वो होता है क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये भी ले लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने वीडियो अपलोड की, अपलोड जो की है मेरे एक सर्वर पे जाके अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने यूट्यूब खोला, आपने मेरी वीडियो सर्च की, वीडियो चल रही है, आप एक साथ मल्टीपल यूज़र देख भी रहे हैं, लेकिन मेरी जो वीडियो है वो तो मेरी वीडियो एक ही है ना। अब उस वीडियो को आप इतने जने देख रहे हो, तो यहाँ पे जो डीबीएमएस चल रहा है वो एक तरह का क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस चल रहा है। समझ गए? ठीक है, तो फर्स्ट हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस, सेकंड हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पे जो डेटा होगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, DDBMS यानी कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स रियल डेटाबेस। ये जो हमारा DBMS है ये रियल डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड दिस DBMS सेम नंबर ऑफ कॉपीज आर क्रिएटेड एज द नंबर ऑफ यूज़र्स। ये जो DBMS होगा वो सेम उतनी ही कॉपीज़ बनाएगा जितने वहाँ पे यूज़र होंगे, एंड वन कॉपी ऑफ डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच यूज़र, और हर एक कॉपी हर एक यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इतना मत देखिए, आप बस इतना जानिए, आपका जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप का खुद का कोई सर्वर नहीं होता, आपके एक मोबाइल फ़ोन के अंदर ही उस डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, आपका मोबाइल ही उसके लिए क्या है, पूरा डेटाबेस है। अगर आपके मोबाइल से वो डेटा डिलीट हो गया, इट मीन्स आपका पूरा डेटाबेस ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अब व्हाट्सएप चलाते हो, वहाँ पे क्या है, कोई मैसेज आता है, आप उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हो, तो जितनी बार आप इसको फॉरवर्ड करोगे वहाँ पे क्या होगा कि उतनी बार इसकी कॉपीज़ बनती जाएगी, यानी कि हर एक यूज़र को उसको एक डेटाबेस कॉपी करवा के प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, यानी हर एक यूज़र को वो डेटाबेस की कॉपी दी जाएगी हर बार। ठीक है, जैसा फॉरवर्ड करते हो, शेयर करते हो, जितनी बार आप इसको फॉरवर्ड शेयर करते रहोगे उतनी बार क्या होगी, इसकी कॉपीज़ बनती रहेगी, और जितने यूज़र वहाँ पे कनेक्टेड होंगे उतने यूज़र को वो पूरा डेटाबेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब। ठीक है, तो इस टाइप का जो डीबीएमएस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। तो आप ये बता सकते हो कि ये जो डीबीएमएस है वो सिंगल यूज़र के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक यूज़र को उसको पूरा डेटाबेस दिया जा रहा है। ठीक है, पूरा कॉपी करवा के उसको पूरा वो डेटा दिया जा रहा है। तो इस टाइप का जो डीबीएमएस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस होता है।
जो क्लाइंट सर्वर होगा वो मल्टीपल यूज़र्स के लिए होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिंगल यूज़र के लिए होता है, क्योंकि इसको हर एक डेटाबेस की कॉपी मिल जाती है। ठीक है, तो आपका यूज़र हो गया और आर्किटेक्चर हो गया। अब इससे बिल्कुल अलग पढ़ते हैं जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल जानने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि डेटा मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो डेटा मॉडल ये बताता है कि आप डेटाबेस के अंदर किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो वो आपको कैसे दिखाई देगा। तो डेटा स्टोर होने के बाद आपको डेटा कैसे दिखाई देगा, वो कहलाता है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल होता है वो सिर्फ डेटा का कलेक्शन होता है, बट इसको कैसे रिप्रेजेंट करवाया जाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपके यहाँ पे बता रखा है कि जो जो डेटा मॉडल्स है इसको 4 कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट आता है हायरार्चिकल, सेकंड आता है नेटवर्क, थर्ड आता है रिलेशनल, एंड फोर्थ आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। तो 4 तरीके के हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो अपना खुद का एक अलग वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे वो अपने अपने वे में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं हायरार्चिकल डीबीएमएस। जो हायरार्चिकल डीबीएमएस है इसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया है। ये जो डीबीएमएस का मॉडल है इसको आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया 1968 के अंदर। ये जो हायरार्चिकल डीबीएमएस है यहाँ पे जो डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा या फिर इसको अरेंज किया जाएगा वो एक ट्री स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे उसको हम बोलते हैं नोड्स। हायरार्चिकल डीबीएमएस के अंदर जो रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है हम उसको बोलते हैं नोड्स। यहाँ पे जो फर्स्ट नोड होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो फर्स्ट नोड होता है या जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है इसको हम बोलते हैं रूट नोड, क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर में होता है। ट्री में सबसे पहले नीचे क्या होती है, उसकी जड़ होती है, उसकी रूट होती है। ठीक है, तो जो इस डीबीएमएस के अंदर जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको हम बोलेंगे रूट नोड। जो इसके अंदर लास्ट रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल लास्ट वाला, उसको हम बोलते हैं लीफ नोड, क्योंकि एक पेड़ के अंदर, एक ट्री के अंदर सबसे लास्ट में क्या होता है, एक लीफ ही तो होती है। तो जो लास्ट का जो रिकॉर्ड होगा हायरार्चिकल के अंदर इसको हम बोलते हैं लीफ नोड। लेकिन फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट नोड्स, यानी कि बीच के जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसको हम बोलेंगे पेरेंट नोड्स। क्या बोलेंगे, पेरेंट नोड्स। फर्स्ट रिकॉर्ड को हम बोलते हैं रूट नोड, लास्ट रिकॉर्ड को हम बोलेंगे लीफ नोड, लेकिन बीच के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको हम बोलेंगे पेरेंट नोड्स। ठीक है, इसका मैं आपको आगे डायग्राम दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि इसमें बताया गया है जो हायरार्चिकल डीबीएमएस होता है इसका जितनी भी रिकॉर्ड क्वेरीज होती हैं वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक रिकॉर्ड को रीड करना है तो उस रिकॉर्ड को रीड करने के लिए वो पहले सर्च करेगा, लेकिन जो सर्च करेगा वो स्टार्टिंग करेगा रूट नोड से। मान लो अगर आपका लीफ नोड में कोई रिकॉर्ड है और आपको लीफ नोड रिकॉर्ड को रीड करना है तो लेकिन इसकी जो सर्चिंग होगी वो रूट नोड से होगी। जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सर्च करके लीफ नोड पे आएगा। इसके बाद आपको जो रिकॉर्ड होगा वो फिर वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड कैरीज होती है HDBMS के अंदर वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, बिकॉज यहाँ पे एक रिकॉर्ड को रीड करने के लिए पहले सर्चिंग होती है, लेकिन जो सर्चिंग स्टार्ट होगी वो होगी रूट नोड से। इसके बाद जो पॉइंट है वो बताना चाहता है कि यहाँ पे जो डेटाबेस होगा, हायरार्चिकल मॉडल होगा, वो बिल्कुल दिखाई देता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, एंड हैव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमंग रिकॉर्ड्स। और वहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनके बीच का जो रिलेशन कहलाएगा वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं तो अब रिकॉर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है आप 1 to 1 और 1 to many को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको लागू कर सकते हो, यानी कि एक पेरेंट का एक चाइल्ड भी हो सकता है और एक पेरेंट का मैनी चाइल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप को रिकॉर्ड्स के बीच में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो हायरार्चिकल डीबीएमएस होता है इसका यूज़ किया जाता है बैंक्स के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर और अदर हाई वॉल्यूम यूज़र्स, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स काम करते हैं या फिर जहाँ पे जिस कंपनी से बहुत ज़्यादा यूज़र जुड़े हुए हैं उसके अंदर हायरार्चिकल सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनके लिए वो काफ़ी रिलायबल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो आप इतना बता सकते हो कि अभी यहाँ नोट्स में दिया नहीं हुआ, आप लिख सकते हो कि इसके अंदर जो रिकॉर्ड की रिलेशनशिप है इनको क्रिएट करना और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल होता है।
और ये तभी यूज़फुल होगा जो रिकॉर्ड्स होंगे वो अगर हायरार्चिकल नेचर के अंदर रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, वहाँ पे इसको देखना ईजी हो जाएगा क्योंकि हायरार्की के अंदर पहले से रिकॉर्ड्स बने हुए हैं और आपको वो डेटा देखना भी है, तो आप उसके लिए हायरार्चिकल डीबीएमएस का यूज़ ही करोगे उस डेटा को देखने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ डिसएडवांटेज की, तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर ये जितनी भी रिलेशनशिप है आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका इसका जो बेसिक है वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, हायरार्चिकल जो होगा वो ट्री स्ट्रक्चर में होगा। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसको नोड्स बोलते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड को रूट नोड बोला जाता है, लास्ट नोड को लीफ नोड बोला जाता है, और फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी नोड्स होते हैं उनको पैरेंट नोड्स बोला जाता है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि यहाँ पे जो सर्चिंग होती है वो बिल्कुल रूट नोड से स्टार्ट होती है। इस तरह का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स के बीच में 1-to-1 और 1-to-many रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आपको बताया कि इसका आप यूज़ ज़्यादातर आप बैंक्स के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर, या फिर जहाँ पर ज़्यादा यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स होते हैं, वहाँ पे इस डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। चलिए मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे जिस तरीके का आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई दे रहा है वो हायरार्चिकल है। तो यहाँ पे जो डेटा को क्लासीफाई किया हुआ है वो एक हायरार्की फॉर्म में किया हुआ है। ठीक है, इस तरह का जो डेटाबेस होता है उसको हम बोलते हैं हायरार्चिकल डीबीएमएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क डीबीएमएस की। तो नेटवर्क डीबीएमएस जो होता है, यहाँ पे इस डेटा मॉडल के अंदर जो डेटा रिप्रेजेंट होगा वो सारे डेटा आपस में क्या होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे होंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, आपस में वो कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे जो डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो सेट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट आपको रिकॉर्ड दिखाई देगा उसको आप बोलोगे ओनर। ठीक है, फर्स्ट नोड होता है वो मालिक होता है, तो नेटवर्क के अंदर जो फर्स्ट नोड होगा वो ओनर नोड होगा या फिर ओनर रिकॉर्ड होगा। इसके अंदर जो बाकी के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको हम बोलेंगे मेंबर रिकॉर्ड्स। फर्स्ट ओनर, बाकी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे कहलाएंगे मेंबर नोड्स। आप यहाँ पे जो इसकी रिलेशनशिप है वो 1-to-1 और 1-to-many इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि आपने आज के टाइम में देखा होगा कि कुछ ऐसी नई कंपनीज आ रही हैं जो आपको बोलती है कि आप आगे मेंबर जोड़िए, हम आपको इसके अंदर कुछ कमीशन देंगे। ठीक है, लेकिन जो कंपनी पहले ये प्रोडक्ट लेके आती है तो वो तो मालिक होते हैं सारे, उसको हम बोलते हैं ओनर। ठीक है, अब जैसे ओनर आगे मेंबर बनाता है, मेंबर आगे मेंबर्स बनाते हैं, तो ऐसे करके इनकी जो चैन है वो चलती रहती है। तो आप बता सकते हो कि अगर आप आगे मेंबर बना रहे हो तो ये किस तरह का बिजनेस होता है। ये नेटवर्क बिजनेस होता है कि एक पर्सन आगे दो को ऐड करता है, वो दो आगे दो को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से इनका पूरा चैन चलता रहता है। और इस टाइप का जो इनका बिजनेस होता है वो नेटवर्क बिजनेस होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो डेटाबेस की बात करूँगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है वो तो ओनर होता है, लेकिन जब रिकॉर्ड के आगे रिकॉर्ड्स आते हैं उस रिकॉर्ड्स के आगे भी आगे रिकॉर्ड्स आएंगे, तो इस टाइप का जो डेटाबेस होगा उसको हम बोलेंगे नेटवर्क डीबीएमएस। और इस तरह के नेटवर्क डीबीएमएस के अंदर आप रिलेशनशिप को 1-to-1 और 1-to-many इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसने बोला कि आगे इट ऑल्सो परमिट्स अ रिकॉर्ड टू ए मेंबर ऑफ मोर देन वन सेट। जैसे आपने हायरार्चिकल में पढ़ा था कि वहाँ पे 1-to-1 और 1-to-many रिलेशनशिप होती है, उसने यहाँ भी बोला है कि यहाँ पे आप 1-to-1 और 1-to-many रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसने आगे यहाँ पे बोला है कि आप आगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसने आगे बता रखा है कि यहाँ पे जो उसकी रिकॉर्ड क्वेरी होती है वो इजी और फास्ट होती है, हालांकि उसके अंदर थोड़ी डिफ़िकल्ट होती थी, यहाँ पे थोड़ी इजी और फास्ट होती है। बिकॉज ईच टाइम अ रिकॉर्ड इज़ रिट्रीव्ड सर्चिंग टेक प्लेस इन द अप्रोप्रिएट सेट। तो जैसे वहाँ पे सर्चिंग के लिए आपको स्टार्टिंग से चलना पड़ता था रूट नोड से, लेकिन यहाँ बोला गया है कि इसमें खुद के एक सेट बने होते हैं। और सेट क्या होता है कि सर्चिंग के लिए कुछ अपनी जगह लेती है जहाँ से वो रिकॉर्ड को रिट्रीव करवाती है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो डेटा को एक्सेस करना है वो बहुत ईजी होता है। तो आगे देखो क्या पॉइंट बोला हुआ है, हायरार्चिकल एंड नेटवर्क डीबीएमएस इज एज्यूम्ड एज ओल्ड, नाउ इट इज़ यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू डेटाबेस एप्लीकेशंस। तो इन ये अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन अब इसका जो यूज़ होता है वो नए डेटाबेस एप्लीकेशन को डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये इस तरह का जो डेटाबेस होता है जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप हो सकती है, 1-to-many भी हो सकती है और many-to-many भी हो सकती है।
तो इस तरह का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कहलाता है नेटवर्क डीबीएमएस। ओके, चलिए हम थर्ड बात करते हैं रिलेशनल डीबीएमएस। तो ये काफ़ी इजी है, हम इसके बारे में आगे भी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैंने आपको नेटवर्क डीबीएमएस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बताई। चलिए मैं आपको पहले इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। तो फर्स्ट इसकी एडवांटेज आती है कि यहाँ पे सभी रिकॉर्ड की जो रिलेशनशिप है वो पॉसिबल होती है। तो आप यहाँ पे किसी भी टाइप की रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक खास बात यह है कि आप यहाँ पे डेटा को इनकन्सिस्टेंट वे में नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे डेटा को सर्च करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे डेटा को सर्च करने के मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ठीक है, एक ही पाथ नहीं होता, यहाँ मल्टीपल पाथ्स होते हैं, आप वहाँ जाके डेटा को सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड्स को ऐसे मेंटेन नहीं किया जाता, उनको पॉइंटर के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है, और पॉइंटर को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और अगर पॉइंटर की बात करूँ तो पॉइंटर से ही डेटा ऐड होते हैं और पॉइंटर से डेटा डिलीट होते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे डेटा को ऐड करना और डेटा को डिलीट करना, इट मीन्स कि रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट करना, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये होता है नेटवर्क डीबीएमएस के अंदर। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनल डीबीएमएस के बारे में। ये काफ़ी इजी है, क्योंकि आपके लेसन 14 के अंदर भी हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो आपका इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो सिंपल सा है कि आपको पता भी होगा कि आपका जो अब डेटा अरेंज होगा वो एक टेबल की फॉर्म में होगा अरेंज, जिसके अंदर रोज़ भी होंगी और कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात, यहाँ पे जो टेबल बनेगी, पहली बात तो वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। आपकी जो टेबल बनती है उस टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिलेशन। इसलिए ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो रोज़ होती हैं, रो रिप्रेजेंट करती है रिकॉर्ड्स को, और रो का सेकंड नेम होता है टपल। रो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी और रो का सेकंड नेम होगा टपल। इस तरीके से जो कॉलम है, कॉलम रिप्रेजेंट करती है टेबल के फील्ड को। ठीक है, रो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और कॉलम फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो रो का सेकंड नेम टपल होता है, इस तरीके से कॉलम का सेकंड नेम एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हायरार्चिकल था और नेटवर्क था, वहाँ पे आपको पहले से ही उनकी रिलेशनशिप को स्पेसिफिक करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको एडवांस के अंदर किसी भी टाइप की रिकॉर्ड रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितनी भी टाइप्स की क्वेरीज हैं वो काफ़ी इजी होती है। आप उस क्वेरीज को यूज़ करके नई टेबल्स को ईजिली बना सकते हो। ठीक है, आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरीज होंगी वो काफ़ी सिंपल होंगी, आप वो लेसन 14 में देखोगे। और जो RDBMS है, यहाँ पे आप जो रिलेशनशिप को बनाओगे, इस्टेब्लिश करोगे, वो कॉलम वैल्यू को लेके इस्टेब्लिश करोगे। ठीक है, और दो टेबल्स के अंदर कॉमन कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको हम बोलते हैं की फील्ड। ठीक है, यानी कि दो टेबल्स के अंदर कॉमन फील्ड तो हो सकते हैं। कॉमन सी बात है कि दो टेबल्स हैं, वहाँ पे ऐसा कोई कॉलम होगा वो बिल्कुल सेम होगा, जैसे नेम का ही नाम ले लो। तो यहाँ पे एक फील्ड ऐसा होता है जो उस टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं की फील्ड। क्या बोलेंगे? की फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो एक टेबल की जो कॉमन की होगी, जो एक टेबल होता है उसकी जो कॉमन की होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। लेकिन जब एक टेबल की प्राइमरी की का यूज़ जब आप दूसरी टेबल में करोगे, उसको हम बोलेंगे फॉरेन की। क्या बोलेंगे? फॉरेन की। ठीक है, तो कीज़ अभी आपको यहाँ पे दो बताइए, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फॉरेन की। एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर आपके पास दो टेबल है तो आप एक टेबल की प्राइमरी की का यूज़ दूसरी टेबल में कर रहे हो, एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में जाएगी तो वो दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फॉरेन की। अभी कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में आप इसको ईजिली समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी इसका मैं आपको शॉर्ट के अंदर ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा को अरेंज किया जाएगा वो टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जाएगा। टेबल के अंदर रो भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, टेबल का सेकंड नेम रिलेशन होता है और रो का
और यहाँ पे जो टेबल के अंदर रो होती है, जो टेबल के अंदर रो होती है वो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, और रो का सेकेंड नेम टपल होता है। ऐसे जो कॉलम होता है, कॉलम एक टेबल के फील्ड को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेकेंड नेम एट्रीब्यूट्स होते हैं। और आपको एडवांस के अंदर आपको किसी भी टाइप की रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करना नहीं होता, और आप इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनाओगे तो उसके लिए आप जो क्वेरीज लिखोगे वो काफ़ी इजी क्वेरीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप को बनाया जाएगा इस डेटाबेस के अंदर जो रिलेशनशिप को बनाया जाता है वो फील्ड्स को लेके बनाया जाता है, यानी कि जो कॉलम वैल्यूज़ होती हैं उसको लेके ही यहाँ पे रिलेशनशिप को बनाया जाता है। और हो सकता है कि दो टेबल्स के बीच में कॉमन फील्ड हो, ठीक है, लेकिन हर टेबल के अंदर एक ऐसा फील्ड भी होता है जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं की फील्ड। की अभी मैंने आपको दो बताई है, प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये इसका डायग्राम है, आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है कस्टमर आईडी, ये प्राइमरी की है, ठीक है। ये पूरी टेबल है, टेबल का सेकंड नेम होता है रिलेशन, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है टेबल ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। तो ये इसकी ये पूरी टेबल है। टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट फील्ड है वो है कस्टमर आईडी, वो इसकी प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर आईडी है वो किसी पर्सन के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है क्योंकि यहाँ पे इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो इसकी डिग्री होगी 3। कॉलम का सेकेंड नेम एट्रीब्यूट्स होता है, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 आपको यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे आप उसको बोलोगे कार्डिनलिटी। क्या बोलोगे? कार्डिनलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाते हैं डिग्री और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कहलाएंगे कार्डिनलिटी, ठीक है। और आगे इसके डोमेन भी होते हैं। डोमेन क्या होता है वो आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आप सिंपली याद कर सकते हो कि जो RDBMS है इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, टपल, एट्रीब्यूट्स, डिग्री, कार्डिनलिटी और डोमेन। डोमेन एक्चुअली होता क्या है? परमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि आप एक फील्ड के अंदर किस टाइप की वैल्यू को एंटर कर सकते हो वो उसका डोमेन होता है। चलिए मैं आपको ये आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस DBMS के एडवांटेज की, तो इसके एडवांटेज ये है कि जो RDBMS है वो लिमिटेड मेमोरी का यूज़ करती है जब वो वर्क करती है, ठीक है। यानी कि इसको ज़्यादा मेमोरी की नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम एडवांस के अंदर डेटा को या फिर डेटा की जो रिलेशनशिप है, रिकॉर्ड्स की जो रिलेशनशिप होती है, हम इसको एडवांस के अंदर स्पेसिफाई नहीं करते, क्योंकि जब जब डेटा आता रहेगा हम इसको वहाँ पे यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। ये इसकी एक ख़ास बात है और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, ठीक है। आप इसको ईजिली यूज़ भी कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको ईजिली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड की रिलेशनशिप होती है वो की के थ्रू पूरी होती है, यानी की के थ्रू बनाई जाती है, ना कि यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, अगर बात करूँ इसके डिसएडवांटेज की, तो हाँ आप ये कह सकते हो कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप इसकी एक ही डिसएडवांटेज याद करना। ओके, चलिए तो लास्ट में बात करता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS के बारे में। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है पर थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो OODB होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस अनेबल्स टू क्रिएट, स्टोर, ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। तो जो ODDB है वो डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को सेट ऑफ एट्रीब्यूट के साथ डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। यहाँ बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट है क्या, वो क्या काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है इसका मेन गोल क्या होता है? इसका मेन गोल यही है कि आप यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो आप उस ऑब्जेक्ट को फिर से रीयूज़ कर सकते हो। वैसे खास करके ये जो एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, वो उसका यूज़ करते हैं ताकि वो जो पहले से ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा की फर्स्ट अप्रोच होती है वो क्या होता है कि क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पहले सेपरेटली डेटाबेस में स्टोर किया जाता है।
सेकंड अप्रोच में क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने वहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में कलेक्ट किया जाता है और बाद में उस ग्रुप का एक नेम दिया जाता है। ओके, चलो शॉर्ट में बताता हूँ कि इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। थर्ड, इसका जो मेन गोल है वो एप्लीकेशन डेवलपर को जो ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं तो इनको रीयूज़ करने में काम आता है। तो उसकी फर्स्ट अप्रोच ये रहती है कि क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डेटा पार्ट्स के होते हैं, आप इसको पहले सेपरेटली डेटाबेस में स्टोर करोगे। सेकेंडली आप क्या करोगे कि जितने आपने ऑब्जेक्ट्स को बनाए हैं उनको आप कलेक्ट करके एक ग्रुप में स्टोर करोगे और आप उस ग्रुप का एक नेम दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको आप उस तरीके से बनाओगे जिस तरीके से आप C++ के अंदर क्लास के एग्जांपल्स करते थे। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये सब एप्लीकेशन डेवलपर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बस मैंने आपको एक छोटा सा इसका एक कॉन्सेप्ट समझाया था। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपको इस टॉपिक के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।